नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज जो जियोग्राफी का हमारा ये सेकंड सेशन होगा इंडियन जियोग्राफी का। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर रॉक ग्रुप हैं इंडिया के, यानी चट्टान समूह भारत के। तो इसमें देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे थोड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न जो हैं वो लास्ट ईयर के कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करना इनको ज़रूरी है और आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से, क्योंकि इसमें फैक्ट तो है ही हैं, लेकिन फिर भी आपको चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से एक बार समझ लेंगे तो फिर चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैप में तो सारा हमने नहीं लिया, लेकिन हम यहाँ सेशन में ही आपको बना के दिखा देंगे कि कहाँ पे आर्कियन जो क्रम की चट्टानें हैं कहाँ है, कहाँ धारवाड़ है, कहाँ कुड़प्पा है, कहाँ विंध्यान है, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नॉर्मली कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो वन बाय वन चीज़ों को हम शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो यहाँ पे जो भारत की प्रमुख चट्टान समूह, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो देखिए भारतीय जो चट्टानों का वर्गीकरण है वो चार टाइप का हुआ है। एक हुआ है आर्कियन, एक हुआ है पुराण, और एक हुआ है द्रविडियन और फिर चौथा है आर्यन। तो जो द्रविडियन है ये इंडिया में नहीं मिलता है, तो हमको पढ़ना क्या क्या है, आर्कियन, पुराण और आर्यन। तो ये सारे जो तीन टाइप के चट्टान समूह हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में ये देखना है कि इंडिया में कौन सा चट्टान समूह कहाँ पाया जाता है, उसमें कौन सी खनिज पाए जाते हैं, कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार प्रश्न में इस तरह से पूछा गया है कि आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा होगा, आर्कियन होगा, फिर धारवाड़ होगा, फिर कुड़प्पा होगा, फिर विंध्यान होगा, और फिर गोंडवाना, फिर दक्कन, फिर टर्शियरी और फिर क्वार्टिनरी। इनका एक बार क्रम भी पूछा गया। तो ये जो एग्जैक्ट क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप याद करिएगा। सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़ बना, फिर उसके बाद उसके जो अपर्दन हुआ कुड़प्पा, और फिर कुड़प्पा का अपर्दन फिर विंध्यान, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, और फिर टर्शियरी, और फिर ये यहाँ पे क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें यहाँ पे अराइज होती हैं। तो ये तो हो गया बेसिक एक चीज़। देखिए इसके लिए एक दो चीज़ें आप पहले समझ लीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद हम चीज़ों को आगे इसमें देखते हैं। वैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो टॉपिक होगा वो हम एक पूरा सेशन ही करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए जो कि इससे महत्वपूर्ण है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप देखेंगे तो सबसे पहले होता है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, इयोन, आपने नाम सुना होगा, एरा, और उसके बाद फिर इपो, EPOCH, उसके बाद फिर क्रोन्स। अगर हिंदी की बात करें इसको तो इसको कहते हैं महाकल्प, इसको कहते हैं कल्प, इसको कहते हैं युग, और इसको कहते हैं शक। एक बार ये पूछा भी गया है कि इयोन, एरा, इपो और क्रोन्स, ये एक ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है। उसके बाद एरा को हम अगेन टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है उसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, आपने ये नाम सुना होगा, प्री कैम्ब्रियन। और दूसरा होता है पोस्ट कैम्ब्रियन। देखिए कैम्ब्रियन क्या है, एक ब्रिटेन में एक जगह है उसका नाम है कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन का जो टाइम पीरियड है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेके 570 करोड़ वर्ष तक का जो टाइम है वो प्री कैम्ब्रियन का है। और पोस्ट कैम्ब्रियन का जो टाइम पीरियड है 570 करोड़ वर्ष से लेकर अब तक का जो है ये पोस्ट कैम्ब्रियन का है। तो प्री कैम्ब्रियन को अगेन हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक। उसके बाद फिर पोस्ट कैम्ब्रियन को अगेन चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये इसमें आपको मिलेगा पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। तो इसके बारे में खैर बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे इसको देखते हैं, जो प्री कैम्ब्रियन काल है हमारा 4.5 अरब से लेकर, अरब वर्ष से लेकर 570 करोड़ वर्ष तक का। इसके जो तीन पार्ट हमने किए, एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल का तीन पार्ट था, एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्कियोजोइक की। ठीक है, ARCHOZOIC, आर्कियोजोइक। देखिए आर्कियोजोइक क्रम अगर इसका देखें, हम टाइम पीरियड देखें तो ये 3.8 अरब वर्ष से लेकर 2.1 अरब वर्ष तक की बात हो रही है। ठीक है, हम आपको बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो ये चट्टानें आई ये कैसे कैसे डेवलप हुई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, पृथ्वी क्या था, एक गैस का गोला था। धीरे धीरे गैस का जो गोला था वो संघनित होने लगा, और जब संघनित होने लगा तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के माध्यम से चीज़ें जो आज हैं वो अराइज हुई। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ हो गया है। वो क्या थी, अग्नितप्त गैसीय दशा में थी, और ये हमेशा अपना जो ऊष्मा है इसका क्षय कर रही थी। ठीक है, तो जो ऊष्मा का क्षय कर रही थी, जिससे पदार्थ क्या हो रहा है, अब जाहिर सी बात है कोई भी अगर पदार्थ है वो अपनी ऊष्मा का क्षय करेगा तो वो जाहिर सी बात है ठंडा होगा ना। तो ये ठंडा होता चला गया, और जब जब ठंडा होता चला गया तो जैसे जैसे ये ठंडा होता चला गया तो इसी के बाद फिर ये भूपर्पटी का निर्माण होता है।
और जब भूपर्पटी का निर्माण हुआ तो जो भारी पदार्थ थे वो तो अंदर की तरफ चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के पर्वटी पे चले गए। और जब भारी पदार्थ यहाँ आ गए तो फिर यहाँ से जो ज्वालामुखी और मैग्मा ये सारा निकला, तो जो ज्वालामुखी और मैग्मा यहाँ इस पतली सी, जो इस समय जो पर्वटी थी वो काफ़ी पतली थी, तो पर्वटी को जब तोड़ के ऊपर निकला तो वो जो चट्टाने यानी वो जो लावा बना उसी को हम कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो सबसे पहले मिली वो हमें यही मिली। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान होगी, जाहिर सी बात है अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें जीवाश्म तो नहीं होगा ना, और जाहिर सी बात है अगर इसमें लावा है तो ये रवादार होगा। ये क्या होगा? रवादार होगा। और इसमें बहुत सारा जो आंतरिक पावर की बात करें, अगर हम कहें कि आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रयोग हुआ है इन चट्टानों पर, इसलिए ये जो चट्टानें हैं ये आर्थिक दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका दोहन सही से आज तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया भाई? क्योंकि इसमें जो लावा है ये बिल्कुल पूरी तरीके से मिला हुआ लावा निर्मित चट्टानें आप ये कह सकते हैं ये। ठीक है, इनका आर्थिक महत्व इसीलिए कम है क्योंकि इनका सही से दोहन नहीं हो पाया है। ये जो बात थी ये 4.6 अरब वर्ष पूर्व की बात थी जब आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें जो प्रोसेस हुआ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें ऑन मैप इंडिया में हैं कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं सबसे पहले तो आपको मिलेंगी कर्नाटक में, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप जाएंगे, कुछ पार्ट गुजरात में भी मिलेगा, ये गुजरात और राजस्थान को कवर करेगा, और फिर जो होगा कुछ पार्ट ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार ये कवर करेगा, यूपी को भी थोड़ा सा पार्ट टच करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा ये मेघालय मिलेगा आर्कियन क्रम की चट्टानों से, और उसके बाद फिर ये सिक्किम का छोटा सा पार्ट यहाँ पे ये भी आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। तो ये जो हमने मैप में बताया ये सारे कैसी थी? ये सब आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। ठीक है, जीवाश्म इसमें नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि जीवाश्म क्यों नहीं इसमें होते हैं। अब इसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, जैसे कि नीस, नाम आप याद रखिएगा, ग्रेनाइट है, सिस्ट है, मार्बल है, क्वार्ट्ज है, लाइमस्टोन है, डोलामाइट है और फेलाइट है। इस तरह की जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी चट्टानें हैं? वो आर्कियन क्रम की ही चट्टानें हैं। तो आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे मैप में देखा कि अगर इन चट्टानों की अवस्थिति पूछी जा रही है तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा? वो कर्नाटक में मिलेगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार के कुछ पठारी भाग हैं यहाँ पे मिल रहा है, फिर गुजरात और राजस्थान में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट में ये मिल रहा है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। हाँ, एक बात और, आप ये समझ लीजिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका लगभग 2/3 भाग वो है आर्कियन क्रम की चट्टानों से कवर्ड है। ठीक है, और ये किससे निर्मित हैं? तो ये इग्निशियस रॉक से निर्मित हैं, यानी आग्नेय शैल से निर्मित हैं। क्यों निर्मित हैं? तो जाहिर सी बात है जब ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, लावा के साथ निकल रहा है, तो वो क्या होगा? वो इग्निशियस रॉक ही होगा, यानी आग्नेय शैलों से वो निर्मित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद जो दूसरा आया वो आया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब जाहिर सी बात है जब आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, यहाँ पे पानी वर्षा और सारी चीज़ें हुई, कुछ नेचुरल फ्लोमेंट हुए इधर उधर, तो उनका अपरदन हुआ। अब जब अपरदन हुआ तो जो खनिज पदार्थ थे वो छन के, जो भारी पदार्थ थे वो तो यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, और जो हल्के पदार्थ थे वो दूर चले गए। तो जब पहली बार आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन होता है तो जो दूसरा जो रॉक सिस्टम मिलता है या जो दूसरा रॉक ग्रुप मिलता है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यहाँ पे देखिए धारवाड़ जो ग्रुप की चट्टानें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ये कहिए कि आर्थिक रूप से इनका काफ़ी महत्व है। और ये जो चट्टानें मिली हैं वो कहाँ कहाँ मिली हैं? तो ये मिली हैं कर्नाटक के शिमोगा में, यहाँ पे, तो ये कर्नाटक के धारवाड़, तो ये जो चट्टानें मिली हैं ये कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा में यहाँ मिली हैं, पूरा ये है। और उसके बाद फिर ओडिशा, आंध्र प्रदेश में कुछ चीज़ें मिली हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें इनको, जो कि ये यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का भी कुछ पार्ट है यहाँ पे भी मिला है इस तरह से। बाकी नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा पार्ट में आपको ये असम और अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय के छोटे मोटे पार्ट में इस तरह से मिल रही हैं। तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका जो अगर ये देखें हम कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे आई, तो ये आर्कियन के क्रम की जो चट्टानें थी उनका अपरदन हुआ, उसके बाद ये सीधे मिली हैं हमें। और अगर इनके महत्व की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टि से पूरे भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि 98% जो खनिज होता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। जैसे कि लोहा है, तांबा है, सोना है, बॉक्साइट है, ये सारे कहाँ मिलते हैं? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। क्रोमियम, टंगस्टन, ये सारे, जस्ता, मैग्नीज,
ये सब इसमें मिलेंगे आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और इसके अलावा भी और बहुत सारे रॉक मिलते हैं, जैसे कि सीसा, अब्रक, कोबाल्ट, फ्लोराइट, टिल्मेनाइट, संगमरमर है, कोरंडम है, ये सारा। इसी में कर्नाटक में जो कोलार क्षेत्र है वो धारवाड़ रॉक का ही एक वो है, जहाँ पे इंडिया का मतलब सोना निकाला जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही कोलार क्षेत्र पूरा है, तो वहाँ पे निकाला जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी देख लें हम। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वो मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कनी प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के नाम से विस्तृत हैं। एक बार दो बार इनका नाम पूछा गया है। तो एक तो नाम है चिपली श्रेणी, यहाँ पे है ये क्या है, बालाघाट और भटिंडा में है चिपली श्रेणी, ठीक है। उसके बाद अगर और देखें यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देखिए, ये है सागर श्रेणी, नागपुर और जबलपुर में सागर श्रेणी, ठीक है। और उसके बाद हजारीबाग और रीवा में आपको मिलेंगी गोंडाइट श्रेणी, ये धारवाड़ से रिलेटेड। इसके बाद आपको जो विशाखापत्तनम के पास मिलेगा वो आएगा कूदोराइट श्रेणी, ठीक है। और गुजरात और दिल्ली में आपको मिलेगा चंपानेर की श्रेणी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं जो इनसे रिलेटेड हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। देखिए, धारवाड़ क्रम किसके बाद आया, आर्कियन के बाद आया धारवाड़ क्रम। और इसके बाद अगर इसमें कुछ और स्टेट देख लें, वो क्या कहते हैं, क्षेत्र देख लें, तो शिमोगा है, चिकमंगलूर है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, मतलब जहाँ भी लॉ है ये सब मिल रहे हैं, ये सब किससे रिलेटेड है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही रिलेटेड है। झारखंड में फिर सिंहभूम, अरावली, गारो खासी, जयंता, सतपुड़ा, ये सब सारे इससे रिलेटेड है। तो इसके बाद फिर अगर तीसरे क्रम की चट्टानों की हम बात करें, जो कि है कुड़प्पा का जो उद्भव हुआ वो कैसे हुआ, तो कुड़प्पा का उद्भव धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ। तो ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा, यहाँ पे ये तो तेलंगाना का पार्ट है, तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा एक जगह है, वहाँ से इनका इस जो रॉक ग्रुप है इनका नाम दिया गया सीधा सीधा। और ये रायपुर में भी मिलते हैं, और ये हैदराबाद, यहाँ पे मिलेगा आपको हैदराबाद। तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में विस्तृत हैं। तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इसका जो चट्टान का नामकरण किया गया कुड़प्पा। और कुड़प्पा जिले की यह चट्टान कैसी है, अर्धचंद्राकार स्वरूप में स्थित एक विशाल क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। और इसमें क्या क्या मिलता है, शैल है, स्लेट है, क्वार्ट्जाइट है, चूने के पत्थर की प्राप्ति हुई। और भी अगर मेनली हम ये देखना चाहें कि कहाँ पे ये रॉक सिस्टम मिलेगा, रॉक ग्रुप मिलेगा सॉरी, तो ये मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु नीचे है, और हिमालय के भी कुछ क्षेत्रों में ये मिलता है। इनसे हमें चूने का पत्थर, बालू का पत्थर, शीशा, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों कितने नंबर पर आ रहे हैं, तीसरे नंबर। पहले आर्कियन, फिर धारवाड़ और फिर कुड़प्पा। अब कुड़प्पा का जब क्या कहते हैं, अब जब कुड़प्पा का अपरदन होगा तो उससे फिर आएगा नेक्स्ट विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा, ये जो एरिया पूरा मिलेगा ये किसका है, ये विंध्यन का है, क्योंकि विंध्याचल भी यहीं पे, विंध्याचल पहाड़ी भी यहीं पे। तो ये पूरा एरिया इससे कवर्ड होता है। अब इन चट्टानों में क्या क्या मिलता है हमें, तो चूने का पत्थर, बालू का पत्थर है, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी है, फिर तांबा, निकिल, कोबाल्ट, जास्पर, एस्बेस्टस, कोयला छोटा मोटा। और इसके बाद इन्हीं चट्टानों में पन्ना मध्य प्रदेश और गोलकुंडा तेलंगाना में क्या मिलता है, हीरे की खानें भी मिलती हैं। तो वो किससे, तो वो विंध्यन रॉक ग्रुप से रिलेटेड है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है गोंडवाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो गोंडवाना जो रॉक ग्रुप है, इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, कार्बोनीफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच में माना जाता है। ये चट्टानें भारत की सक्रिय घाटियों में पाई जाती हैं और प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार है, ठीक है। अगर इनके विस्तार की हम बात कर लें, कहाँ कहाँ पे है, मैप में देख लें, तो यहाँ पे देखिए, ये आपको बिहार में कुछ एरिया मिलेगा, फिर उसके बाद ये पूरा एरिया कवर्ड होगा और ये पूरा एरिया कवर्ड होगा। ये गोंडवाना ट्रैप है, जो गोंडवाना सबसे ज़्यादा कोयला जो मिलता है या गोंडवाना चट्टान में ही मिलता है। अब इसमें महानदी की घाटी और गोदावरी, वेनगंगा, वर्धा नदी की घाटियों में ये सारा मिलता है। बाकी कच्छ है, काठियावाड़ है, पश्चिमी राजस्थान है, चेन्नई, कटक, विजयवाड़ा, इन सब जगह से भी मिलता है। यह जो रॉक सिस्टम है ये झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और भारत का ये फैक्ट बिल्कुल याद रखिए कि 98% जो कोल है वो केवल इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है। बाकी इमारती पत्थरों और सारी जैसे चीका मिट्टी है, लिग्नाइट, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक आदि खनिज भी गोंडवाना की चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं दक्कन ट्रैप। देखिए, इसका निर्माण जो हुआ वो क्रिटेशियस काल से लेकर इयोसिन काल के बीच हुआ है।
देखिए काल और ये सारी चीज़ें तो हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन अभी आप खैर यहाँ पे नाम ही सुन लीजिए इसका। तो क्रिटेशियस काल और जो इयोसिन काल है इसके बीच में हुआ है। और ये जो रॉक सिस्टम है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र पे विकसित है। ठीक है, मेनली जो कहाँ विकसित है, ये दक्कन ट्रैप, ये महाराष्ट्र में विकसित है और कुछ पार्ट गुजरात में भी विकसित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के समीप हल्के रंग की ट्रेचेरिक चट्टानें मिलती हैं और इसमें पायराइट और केल्सराइट के कुछ अंश भी प्राप्त होते हैं। खंभात और रत्नागिरी से मणिक अगेट के रत्न प्राप्त होते हैं और ये सारी चीज़ें दक्कन ट्रैप से रिलेटेड हैं या दक्कन ट्रैप है। इस बाद है टर्शियरी चट्टान। तो टर्शियरी जो चट्टान है इसका निर्माण हुआ इयोसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग तक का। ठीक है, तो इयोसिन से लेकर प्लायोसिन युग तक का हुआ है और ये जो इसका अगर कल्प की बात करें तो ये सेनोजोइक युग का पार्ट पड़ेगा और इसी में हिमालय का भी निर्माण हुआ है और सामान्यतः इसको टर्शियरी महाकल्प कहा जाता है। इस युग में इस युग का महत्व भारत के लिए इसलिए अत्यधिक है क्योंकि इस समय भारत ने अपने वर्तमान स्वरूप को धारण किया। किस युग में? टर्शियरी जो महाकल्प है उसमें। टर्शियरी चट्टानें मुख्य रूप से भारत के बाह्य प्रायद्वीपीय भागों में पाई जाती हैं। भारत के अतिरिक्त यह जो चट्टानें हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर सुलेमान किरथर श्रेणी और हिमालय पर्वत श्रेणी होते हुए म्यांमार के अराकान योमा तक का विस्तृत हैं। ये इनका अगर आप मैप में देख लें तो ये आपको यहाँ से मिलेगी, इस तरह से ये चट्टानें पूरी मिलेंगी आपको। ठीक है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट ऐसे कवर किया है इन्होंने और फिर ये नॉर्थ ईस्ट के जो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर वाले ज़िले हैं ये सब भी ये कवर करती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार केवल कहाँ पे है तो वो तटीय क्षेत्रों में ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो टर्शियरी कल्प की जो चट्टानें होती हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। तो इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन, ये 3 टाइप की चट्टानों में इनको डिवाइड किया गया है, टर्शियरी क्रम की चट्टानों को। तो ये जो थी टर्शियरी क्रम की चट्टानें थी जो कि हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद जो सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो ये मिलेगा आपको क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण जो है ये अवसादों से अक्सर हुआ है। तो इन चट्टानों के निर्माण काल के अंतर्गत प्लीस्टोसिन और वर्तमान काल के अवसादों को सम्मिलित किया गया है। इस आधार पर क्वार्टिनरी जो चट्टान है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है प्लीस्टोसिन चट्टान और दूसरा जो है आज की जो नॉर्मल चट्टान है वो सारी। ठीक है, और इसका अगर हम पूरा एरिया देख लें तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा ये गुजरात है, राजस्थान है, ये लेते हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश का छोटा मोटा पार्ट और फिर ये नॉर्थ ईस्ट पूरा और जितना भी तटीय एरिया है लगभग वो सारा मिल रहा है हमें, ये पूरा यहाँ पे आते हैं। बस खाली आप गुजरात, महाराष्ट्र और ये यहाँ पे जो कर्नाटक है इसका पार्ट छोड़ दीजिए, बाकी पूरा जो तटीय कोस्टल या भारत के बाउंड्री के बराबर जो भी मिलेगा वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो ये क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें हो गई पूरी। तो इस हिसाब से हमने देखा यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में, जो इंडियन रॉक ग्रुप है या रॉक ग्रुप इन इंडिया, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखी हमने कि आर्कियन क्रम कब है, क्या है, धारवाड़ का क्या रोल है, फिर कुड़प्पा है, फिर विंध्यन है, फिर गोंडवाना है, फिर दक्कन ट्रैप है, टर्शियरी है, फिर क्वार्टिनरी है। इनका मैप में भी देखा कि ये इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती हैं और इकोनॉमिकल रूप से कौन सा ऐसा रॉक ग्रुप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। आर्कियन क्रम का जो रॉक ग्रुप है उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो उसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं, और धारवाड़ में, कुड़प्पा में, विंध्यन में, इन सब में जीवाश्म क्यों पाए जाते हैं, परतदार चट्टानें ही क्यों होती हैं, बल्कि आर्कियन क्रम में परतदार चट्टानें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे छोटी सी देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश अब देखिए, इसमें उत्तर के जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कुल क्षेत्रफल का कितना है तो वो 18% है, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। और जो मैदान है यानी जो विशाल मैदान है वो कुल क्षेत्रफल का 17.9% है। और उसके बाद जो थार का मरुस्थल है वो 8.4% के आसपास है। और जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है वो कितनी है, वो 10.4% के आसपास है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का अगर भाग देखें कि क्षेत्रफल परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा 38.5% है प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल का वो 10.4% है। और द्वीपीय समूह जो है वो सबसे कम है, जो कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में 0.3% है। तो ये
जो भू आकृतिक प्रदेश थे उनका इंडिया में जो परसेंटेज है कुल क्षेत्रफल में, वो सारा यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। डेटा महत्वपूर्ण है और नॉर्मली ऐसे वन टाइम मिल नहीं पाता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, बाकी ये जो रॉक सिस्टम के बारे में है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मैप लेके बैठिए। जो चीज़ें मतलब यहाँ पे हो रही थी या मैं उनको कर रहा था, आप भी ऐसे अपने मैप में करते जाइए, तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और इसका जो एक मेन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके लिए खैर एक सेशन पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पोस्ट कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए हैं और फिर चीज़ें अलग अलग हुई हैं उसमें। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें इतना ही। बाकी सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।